नमस्कार, होमबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। बिहार के बेगूसराय से बड़ी राजनीति प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल के मालदा में हुई घटना और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर तीखा हमला बयान दिया है। और गिरिराज सिंह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से ममता बनर्जी को सीख लेनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने अपने 15 साल के शासनकाल में केवल ध्रुवीकरण की राजनीति की है। और केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि राज्य में गरीबी, बेरोजगारी, हिंसा और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने शिक्षकों की बहाली के मुद्दे पर को भी उठाते हुए कहा है कि इस पर भी कोई ठोस चर्चा नहीं की जा रही है। गिरिराज सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हुए कहा है कि ममता बनर्जी के रहते पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में सरकारी कर्मचारियों का राजनीतिकरण किया जा रहा है, जिससे जनता का भरोसा कमजोर हुआ है। और हालांकि इन आरोपों पर अभी तक पश्चिम बंगाल सरकार या तृणमूल कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से ममता बनर्जी को सीख लेनी चाहिए। ममता बनर्जी 15 साल के अपने शासन काल में केवल ध्रुवीकरण की राजनीति की है और जनता के सामने न गरीबी की बात करती, न बेरोजगारी की बात करती, न हिंसा की बात करती, न दुष्कर्म पर हुए सवाल पर बात करती। और तो और जो सबसे बड़ा कांड हुआ वहां शिक्षकों की बहाली पर नहीं बात करती। मैं बार बार कहता हूं, 7th पे कमीशन कर्मचारियों के लिए लागू नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, मैं सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करूंगा कि ममता बनर्जी के रहते वहां निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। और ममता बनर्जी पूरे सरकारी कर्मचारियों का राजनीतिकरण कर दी है, इसलिए लोगों का भरोसा उठ गया। वैसे ही असम चुनाव में कहें। राजधानी पटना से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में हुई घटना को लेकर बड़ा बयान दिया है। संजय सरावगी ने कहा है कि घटना में शामिल लोगों की गिरफ्तारी हर हाल में होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह से न्यायिक अधिकारियों पर हमला हुआ वह बेहद गंभीर और निंदनीय है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्होंने राज्य की हित में काम करने की शपथ ली थी, लेकिन वे कथित तौर पर घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के हित में काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर किसी मंत्री की संलिप्तता सामने आती है तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। चुनाव आयोग द्वारा इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को सौंपे जाने पर सरावगी ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया। उन्होंने कहा है कि NIA जांच से सच्चाई सामने आएगी और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जय सरावगी ने यहां भी कहा है कि न्यायिक अधिकारियों पर हमला लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है और इस सख्त कार्रवाई जरूरी है। और लाहौल इस पूरे मामले पर पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। होनी ही चाहिए गिरफ्तारी। जिस तरह SIR में 7 न्यायिक पदाधिकारी जो न्यायालय के देखरेख में SIR का काम चल रहा है, उसमें जिस तरह हमला किया गया, रात में 11-12 बजे उनको निकाला गया किसी तरह, और माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शपथ लिया था कि हम बंगाल के
हित में काम करेंगे, बंगाल वासियों के हित में काम करेंगे। लेकिन वो किनके हित में काम कर रही है? वह बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या के हित में काम कर रही है। और ये कहीं से भी उचित नहीं है। जिस तरह न्यायिक पदाधिकारियों पर हमला किया गया, बांग्लादेशी मुसलमानों घुसपैठियों के, वहाँ मुसलमानों के ने जिस तरह घेर के रखा, SIR कर रहे थे वो न्यायिक पदाधिकारी, और उसमें जो मंत्री की संलिप्तता है उसकी तो गिरफ्तारी होनी ही होनी चाहिए। चुनाव आयोग ने मालदा हिंसा की जांच NIA को सौंपी है। हाँ, होनी ही चाहिए NIA की जांच। जिस तरह बंगाल की सरकार ने वहाँ बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जिस तरह प्रश्रय दिया, न्यायिक दंडाधिकारी के देखरेख में SIR का काम चल रहा था, और जिस तरह उन पर हमला किया गया, उनको घेरा गया, यह कहीं से भी उचित नहीं है। NIA एक संवैधानिक संस्था है, उसको जांच कर दिया गया, स्वागत योग्य कदम है। आगे दूध का दूध, पानी का पानी भी होगा कि किस तरह ममता बनर्जी ने बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को, रोहिंग्यों को वहां प्रश्रय दिया। मुख्यमंत्री की शपथ तो उन्होंने बंगाल के हित के लिए ली थी, बंगाल वासियों के हित के लिए ली थी, लेकिन वो कर क्या रही है? वो मदद कर रही है बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को, रोहिंग्यों को। जिस तरह उनको प्रवेश कराया गया बंगाल में, उनको बंगाल की सरकार ने उनसे मदद की। आज कितनी बड़ी आबादी बढ़ गई, और उसकी परिणति आज न्यायिक पदाधिकारियों पर हमला कर रहे हैं। तो NIA को दिया गया है, स्वागत योग्य कदम है। केरल के राजधानी तिरुवनंतपुरम से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस और वाम दलों पर तीखा हमला बोला है। किरण रिजिजू ने कहा है कि इस बार केरल में चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि पहली बार कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों का असली चेहरा जनता के सामने आ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दलों ने लंबे समय तक लोगों को गुमराह किया है। उन्होंने कहा है कि केरल में हर 5 साल में सरकार बदलती है, लेकिन लोगों के जीवन स्तर में कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी और NDA के पास केरल के विकास के लिए ठोस और स्पष्ट योजना है, जो राज्य के समृद्ध भविष्य की दिशा करेगी। और FCRA को लेकर उठ रहे विवाद पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, और रिजिजू ने कहा है कि FCAR का उद्देश्य केवल जन कल्याण के लिए फंडिंग सुनिश्चित करना है, और सरकार सिर्फ उन फंड्स की जांच कर रही है जिनका कथित रूप से गलत इस्तेमाल देश विरोधी या कट्टरपंथी गतिविधियों में हो रहा है। उन्होंने साफ किया है कि ईमानदार और सही तरीके से काम करने वाले NGO को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों पर कार्रवाई होगी। फिलहाल इन आरोपों पर कांग्रेस और वाम दलों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। This time, it's really important for BJP to win this election. Rajiv Chandrasekhar leads the election. So, how do you see this election? This time the election in Kerala is very interesting because for the first time both the Congress and the Communists are exposed. They have fooled the people of Kerala for such a long time. Every 5 years they change power, but the life of the people are not really taken care of. So under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, we have a very solid plan for the future of Kerala, for the people of Kerala. So BJP and NDA this time has come out with a very clear-cut policy for the prosperous future of Kerala. And what I have seen is the Communists and the Congress are misleading the people of Kerala. They are telling lies about the FCRA. FCRA is only to take the purpose of funding for good cause, for the welfare of the people. We want to check any funds which are being misused for anti-national, for radical organizations, for those people who do all kind of illegal things against the national interest.
Only to that extent we are taking action. But all the good NGOs, especially the Christian missionaries, nothing to worry. The Christian missionaries are doing great job and we will protect them. Only those frauds, those people who are involved in illegal acts, only they need to worry. Because we are a democratic country. We will have to protect good people and take action against the wrong people. That's all. I am very surprised that the Congress and communists are losing ground and people of Kerala are liking NDA, the BJP party. So they are spreading lies, which is not good. तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां बीजेपी नेता CR केशवान ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। CR केशवान ने कहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की आलोचनाओं को पूरी तरह खारिज करती है। संकट को भारत के हित में प्रभावी तरीके से संभाला, जिसकी सराहना कांग्रेस के ही कुछ वरिष्ठ नेता कर रहे हैं। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के भीतर स्पष्ट विरोधाभास दिखाई दे रहा है, जो यहां दर्शाता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जमीनी हकीकत से कटे हुए हैं। और CR केशवान ने कहा है कि कांग्रेस के इसके बाद उजागर करते हैं और पार्टी के भीतर एक रूपता की कमी है। और फिलहाल इस बयान पर कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। Senior Congress leaders publicly praising the strong and competent leadership of Prime Minister Narendra Modi ji in effectively handling the West Asia crisis to India's advantage is an outright rejection of Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi's thoughtless and mindless criticism of our Prime Minister. The stark contradictions even within the Congress party only goes on to expose how the Gandhi siblings are absolutely disconnected from political reality and how their politically motivated criticism of Prime Minister Modi ji lacks any credibility whatsoever. Yesterday, we saw former Union Minister and Congress Working Committee member Mr. Anand Sharma appreciate Indian diplomacy as skillful and mature. And earlier we saw another senior Congress leader praising Prime Minister Modi ji's foreign policy in the context of the West Asia crisis as responsible statecraft. These public statements very clearly debunk the negative narrative manufactured by Rahul Gandhi to try and diminish Prime Minister of India and also India's stature in the global arena. Also, we saw a very senior leader, Shri Kamal Nath, yesterday say there was no LPG shortage in the country. An atmosphere was just being created to portray as if there is a shortage. So this clearly shows even within the Congress party, there are no takers for Rahul Gandhi's lies, fear-mongering and Rahul Gandhi's attempts to peddle panic among the people for political profit. Since the beginning of the West Asia crisis, Rahul Gandhi as leader of opposition has failed in his duty. I think the Congress party, especially Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi, have only been making irresponsible statements and indulging in reckless posturing. They should learn and listen to what the senior Congress leaders are saying and how they are appreciating the way in which Modi ji is handling the West Asia crisis. And it is high time Rahul Gandhi mends his ways and starts acting in India's national. असम के गोलपारा से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां दुधनोई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने वर्षों तक चुनाव तो लड़े, लेकिन जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए ठोस काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी कांग्रेस ने किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही द्रौपदी मुर्मू को देश का राष्ट्रपति बनाया गया, जो जनजाति समाज के लिए गर्व की बात है। और अमित शाह ने यह भी दावा किया है कि
2013 तक आदिवासी समाज के विकास का बजट 25,000 करोड़ रुपए था, जिससे मोदी सरकार ने बढ़ाकर 1,38,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने दावा किया है कि मोदी सरकार ने देश भर के जनजातीय समुदाय की कला, संस्कृति, खान पान और परंपराओं को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का काम किया। और अपने संबोधन में उन्होंने दूध नोई क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा है कि यहाँ की नदी को दूध की पानी कहा जाता था, लेकिन आज यहाँ डेयरी विकास की कमी है। अमित शाह ने वादा किया है कि अगर बसपा उम्मीदवार को जिताया जाता है तो असम के हर जिले में बड़ी डेयरी स्थापित की जाएगी और हर आदिवासी परिवार को एक गाय और एक भैंस देने की योजना लागू की जाएगी। फिलहाल इस बयान पर कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कांग्रेस पार्टी ने आज आकर यहां चुनाव लड़ने आते हैं, कभी जनजातियों के कल्याण की बात नहीं करी। 75 साल हो गए थे, मगर कभी कोई भी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति उन्होंने नहीं बनाया। केवल मोदी जी ने हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू जी को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने आदिवासी समाज के कल्याण का बजट कांग्रेस के जमानों से, आजादी से 2013 तक आदिवासी समाज के विकास का बजट 25,000 करोड़ था। कितना था भाई? जोर से बोलो दीदी लोग, जोर से बोलो, कितना था? जोर से बोलो, कितना? 25,000 करोड़। मोदी जी ने इसको बढ़ाकर 1,38,000 करोड़ करने का काम हुआ। और देश भर के आदिवासी समाज को, जनजातियों को उनकी कला, उनकी संस्कृति, उनका खान पान, उनकी वेशभूषा, उनका संगीत, उनके नृत्य को मोदी जी ने विश्व भर में बढ़ाने का काम किया है। ये दुधनोई नदी जो है ना, इसको दूध की नदी कहते थे, इसलिए दुधनोई नाम पड़ा है। ये दीदी लोग ताली बजाते हैं, मगर डेयरी है एक भी? है क्या? आप मेरी बात समझो, ये दोनों लोगों को चुनकर भेज दो। आसाम के हर जिले में एक बहुत बड़ी डेयरी और हर ट्राइब के घर में एक गाय और एक भैंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तेलंगाना जागृति की संस्थापक के कविता ने राज्य में इंजीनियरिंग छात्रों की समस्याओं को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। के कविता ने कहा है कि हर साल हजारों छात्र इंजीनियरिंग कर विकल्प चुनते हैं, लेकिन मौजूदा समय में उन्हें गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया है कि करीब 7,000 करोड़ रुपए की फीस रिवॉर्डमेंट अभी भी लंबित है, जिससे छात्रों की कॉलेजों दोनों पर असर पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बकाया फीस के कारण कई विश्वविद्यालय और निजी कॉलेज छात्रों के प्रमाण पत्र रोक रहे हैं, जिससे उन्हें नौकरी और विदेश में पढ़ाई की अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में निजी कॉलेजों में 25 से 40% तक की फीस बढ़ा दी गई है, जो छात्रों और अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है। कि कविता ने मांग की है कि सरकार तुरंत लंबित फीस का भुगतान करे और फीस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए एक
शुल्क विनिमय विधेयक लाए जाए और जिससे सालाना बढ़ोतरी को 8 से 10% तक सीमित किया जा सके। उन्होंने कहा है कि अगर जल्द कदम नहीं उठाए गए तो छात्रों का भविष्य प्रभावित हो सकता है। फिलहाल इस मुद्दे पर राज्य सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तेलंगाना में हैदराबाद में बहुत हजारों बच्चे इंजीनियरिंग का ऑप्शन लेते हैं, इंजीनियरिंग के कॉलेजेस में पढ़ते हैं और उसमें जो फी रिएम्बर्समेंट का कंपोनेंट है वो बढ़ते बढ़ते अब 7,000 करोड़ तक का पेंडिंग हो चुका है। इसके वजह से सीधा स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत असर पड़ रहा है। जो जिन बच्चों को फी रिएम्बर्समेंट मिलता है, SC, ST, BC बच्चे जो है उनको बहुत तकलीफ हो रही है। तो सरकार से, हुकूमत से मैं डिमांड करती हूँ जल्द से जल्द आप वो पेंडिंग बिल वापस कीजिए और बच्चों के सर्टिफिकेट जो है ये यूनिवर्सिटीज अपने पास रख रहे हैं उनको एक ऑर्डर दीजिए आप कि जल्द से जल्द आप उनके सर्टिफिकेट्स रिलीज करें। थैंक यू। तेलंगाना, हम तेलंगाना में जो प्राइवेट स्कूल्स है ये एजुकेशन एकेडमिक ईयर शुरू हुआ है, तो ये शुरू होते ही सारे स्कूल्स ने 25% तक का फीस ने बढ़ोतरी किया है। 25, 30, 40% का जो फीस में बढ़ोतरी हो रहा है इसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना जरूरी है। इसीलिए हम सरकार से ये, हुकूमत से डिमांड करते हैं कि आप फी रेगुलेशन वाला बिल जो पेंडिंग है उसके लिए एक स्पेशल असेंबली सेशन बुलाइए, फी रेगुलेशन वाला बिल पास कीजिए। 8 से 10% से ज्यादा फी हाइक एक साल में किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को अलाउ नहीं होना चाहिए। ये स्टैंड आप लीजिए क्योंकि 2 कमिटीज जो आपने डाले हैं वो दोनों का यही रिकमेंडेशन है। इस रिकमेंडेशन के मुताबिक आप जल्द से जल्द बिल पास करिए और स्टूडेंट्स को रिलीफ दीजिए। और जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है तेलंगाना में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस को आप 7,000 करोड़ से ऊपर फी रिएम्बर्समेंट का जो पेंडिंग आपने बिल्स रखे हैं इसके वजह से वो स्टूडेंट्स का सर्टिफिकेट्स वापस उनको नहीं दे रहे कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी। लेकिन जो बच्चे दूसरे देशों में जाना है उनको, जो अलग अलग जगहों पे उनके नौकरियां लग गए, वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट अभी मांग रहे हैं। तो बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक हालत है। तो मैं सरकार से, हुकूमत से डिमांड करती हूँ, एक आप फी रिएम्बर्समेंट का पेंडिंग ड्यूस जो है जल्द से जल्द रिलीज कीजिए और ये 1 से 10 क्लास के बीच में जो बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं, उनके वास्ते आप फी रेगुलेशन बिल जल्द से जल्द लेके आइए। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों पर बने रहे हमारे साथ।